बिहार के लखीसराय में कन्हैया कुमार की एक रैली में उनके मंच की तरफ एक आदमी ने चप्पल फेंक दी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने चप्पल फेंकने वाले आदमी को पकड़ लिया और उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बौछार कर दी, जबकि कुछ लोगों ने डंडों से उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उस आदमी को वहां तैनात पुलिस वालों ने बचाने की पूरी कोशिश की, इसके बावजूद लोगों ने उसको पीटना नहीं छोड़ा। इस बीच वहां पुलिस के कई और जवान पहुंचे, जिन्होंने उस आदमी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया, फिर उसे अपने साथ ले गए। कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनगण मन यात्रा निकाल रहे हैं। तो कन्हैया की रैली में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक शख्स वहां पर मौजूद था जिसने सभा में चप्पल फेंकी। उसके बाद कन्हैया के समर्थकों ने उस आदमी की पिटाई कर दी। आप देखिए वहां पर भगदड़ जैसे हालात बन गए और पुलिस ने समर्थकों को रोकने की काफी कोशिश की और तब भी वहां पर लोग उस आदमी को पीटते रहे जिस आदमी ने कन्हैया की सभा में चप्पल फेंकी थी। दरअसल कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में हैं और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनगण मन यात्रा निकाल रहे हैं और इसी बीच वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे जिसमें एक शख्स ने सभा में चप्पल फेंकी। शख्स ने ऐसा क्यों किया ये अभी पता नहीं चल पाया है। आप देखिए वहां पर लोगों की भीड़ थी और जो कन्हैया के समर्थक थे वो उस आदमी को पीटते दिखाई दिए। पंजाब के मोगा में पंजाब पुलिस के एक जवान पर AK-47 राइफल से अपने ससुराल के 4 लोगों की हत्या करने का इल्जाम है। आरोप है कि पैसों के लेन देन की वजह से पिछले काफी वक्त से उसका अपने ससुराल के लोगों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज पुलिस के जवान ने अपने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी और सास समेत 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घर के अंदर दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोप है कि पुलिस के जवान ने STF के साथ रेड पर जाने की झूठी बात कहकर थाने से अपने नाम पर AK-47 राइफल इशू करवाई थी। इस वारदात में घायल हुए आरोपी पुलिस वाले की एक रिश्तेदार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। घटना के बाद से घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाने के बाद अब NPR भी राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री PC शर्मा ने साफ किया कि केंद्र की अधिसूचना पर फैले भ्रम के बीच NPR लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है। केरल के बाद NPR लागू नहीं करने का ऐलान करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन से बनी महाअघाड़ी सरकार ने 1 मई से NPR की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। जो NPR अधिसूचित किया गया है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली 2003 के नियम 3 के तहत किया गया है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि मध्य प्रदेश में अभी NPR लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF ने दुबई जा रहे एक शख्स से 42,35,000 रुपए की कीमत की विदेशी करेंसी बरामद की। दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद अर्शी नाम के एक शख्स ने कपड़े के छोटे बैग और परफ्यूम की स्प्रे बोतल के अंदर 1,97,500 सऊदी रियाल और 2,000 कुवैती दिनार छिपाकर रखे हुए थे, लेकिन एक्सरे मशीन से चेकिंग के समय विदेशी करेंसी पकड़ी गई। CISF को परफ्यूम के कैन काटकर उसके अंदर से नोटों के बंडल निकालने पड़े। आरोपी को कस्टम विभाग को सौंपा गया है। पंजाब के लुधियाना में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियारों से लैस 4 लोगों पर लूट का आरोप लगा, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी की ओर से 13 करोड़ के सोने की लूट का दावा किया गया। लूट की इस वारदात का एक CCTV वीडियो भी सामने आया। वीडियो में 4 लोग अपने मुंह को ढककर फाइनेंस कंपनी के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। फिर थोड़ी देर बाद चारों लुटेरे अपने हाथों में बैग लेकर बाहर की ओर भागते नजर आए। इसके बाद वो सभी पास खड़ी एक कार में बैठकर वहां से चले गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक आरोपियों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 हाउस बोट जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि उनमें रहने वाले लोग वक्त रहते वहां से निकल गए। हाउस बोट जलने से उसमें रहने वाली महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। अब इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये पूरी सब कुछ इनका ख़त्म हो चुका है। ये बहुत पुअर फैमिली है, तो हम चाहते हैं कि इनको पूरी तौर इनको मदद की जाए।
तस्वीरें आप देखिए, श्रीनगर में 3 हाउस बोट जली हैं और जो इन हाउस बोट में लोग रहते थे उनके पास रहने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में अब परिवार के लिए रहने का संकट है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरीके से जल चुकी हैं ये हाउस बोट, काफी नुकसान भी हुआ है और ये आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली में आग की समस्या से निपटने के लिए अब रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस ने जर्मनी की कंपनी से आग बुझाने वाले 2 रोबोट मंगवाए हैं, जिनकी मदद से ऊंची इमारतों, झुग्गियों और फैक्ट्रियों में लगी आग पर आसानी से काबू पाया जा सकेगा। 300 मीटर की दूरी से ऑपरेट किए जाने वाले इन रोबोट में कैमरे और लाइटें लगी होंगी, जिनसे इमारत में लगी आग के अंदर फंसे लोगों को देखा और उन्हें बचाया भी जा सकेगा। इसके अलावा 4 करोड़ की कीमत वाले इन रोबोट में दरवाजों और लोहे के गेट निकालने के लिए मजबूत केबल भी होगी। इस साल दिवाली तक दोनों रोबोट दिल्ली फायर सर्विस को मिलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 से अब तक दिल्ली में आग लगने की करीब 28,000 घटनाओं में 282 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के बठिंडा में क्रिकेट मैच के समय कांग्रेस नेता तरुणपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्रिकेट मैच के समय फायरिंग की गई, जिसका आरोप उनके ही चचेरे भाई पर लगा। मामला आपसी रंजिश का बताया गया। कांग्रेस नेता की ओर से गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया था, जिसके आखिरी दिन उनकी ही हत्या कर दी गई। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुई हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आने के बाद छात्रों को पीटने और इस घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। Congress party and its leaders like Kapil Sibal, Priyanka Vadra choose to always side with the forces that are inimical to the state police, that are inimical to the security forces of this country. We have seen 2 days ago Rahul Gandhi attacking the same security forces for the sacrifices they made in Pulwama. This has been the character, the typical character of the Congress party. जिसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और बीजेपी पर पुलिस की तरफ से सफाई देने का आरोप लगा दिया। जिन लोगों को पिटाई किया गया आपको वीडियो में, क्या उन लोग पथराबाजी करते थे? पंजाब के पठानकोट में लापता होने के पोस्टर लगने पर बीजेपी सांसद सनी देओल भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने पठानकोट की रैली में मारपीट की बात कही, जिस पर कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल ने भी पलटवार किया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਕਿਹਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਏ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, कितने नहीं करने वाले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार रेस में हिस्सा लिया। डिटोना 500 नाम की रेस वहां की बड़ी रेसिंग प्रतियोगिताओं में एक है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने काफिले के साथ पहुंचे। ट्रंप को इस रेस का ग्रैंड मार्शल बनाया गया था, जिन्होंने इस रेस को हरी झंडी दिखाई, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी लिमोजीन कार के साथ रेसिंग ट्रैक का एक चक्कर भी लगाया। इस बीच उनकी दूसरी रेसिंग कारें उनके काफिले के पीछे चलती नजर आईं। ट्रंप इस रेस में पहुंचने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। यूपी की गाजियाबाद में कैफियत एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटने पर अफरा तफरी मची। ट्रेन की 2 बोगियों की कपलिंग खुलने की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन ट्रेन के अलग होने के कुछ देर में अधिकारी वहां पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन की बोगियों को जोड़ा गया, जिसके बाद गाजियाबाद स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। तो एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। बताया गया कि कपलिंग टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि कुछ देर बाद दोनों डिब्बों को जोड़ा गया फिर से, और जो यात्री वहां पर थे वो सभी सुरक्षित बताए गए। तो कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में एक बड़ा ट्रेन हादसा टला है। हांगकांग में टॉयलेट पेपर चुराने वाले हथियारबंद गिरोह को पकड़ लिया गया। वहां कोरोना वायरस की वजह से टॉयलेट पेपर की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से टॉयलेट पेपर की चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने ऐसे ही मामले का पर्दाफाश करते हुए बड़ी तादाद में लूटे गए टॉयलेट पेपर बरामद किए। पुलिस ने बताया कि एक हथियारबंद गिरोह ने वहां के एक स्टोर से ये टॉयलेट पेपर चुरा लिए थे। कोरोना वायरस की वजह से हांगकांग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टॉयलेट पेपर जैसी जरूरी चीजों के लिए भी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है।
बड़ी खबर इस वक्त की। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले को हिंदू आतंकवादी हमले के तौर पर पेश करने की आईएसआई की साजिश थी और कसाब को भी एक हिंदू आतंकवादी के तौर पर दिखाने की कोशिश थी और इसीलिए उसे फर्जी आईडी कार्ड भी प्रोवाइड करवाया गया था बेंगलुरु के एक नागरिक के तौर पर, दिनेश चौधरी जिसमें उसका नाम था। ये बेहद अहम पर्दाफाश हुआ है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की आत्मकथा में। उन्होंने कई और बातों का भी जिक्र अपने इस किताब के जरिए किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 26/11 आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई की कितनी बड़ी साजिश थी, जिसमें उसने इसे हिंदू आतंकवाद के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की थी। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, इस आत्मकथा के किताब के जरिए क्या और बड़ी चीज जमाने के सामने लाने की कोशिश की है राकेश मारिया ने? आपको बताना चाहिए कि राकेश मारिया जो महाराष्ट्र आईपीएस मुंबई पुलिस की किताब का नाम है और उस किताब में उन्होंने कई अपने जो करियर में जितने बड़े मामले को सुलझाया था उस पूरे मामले को उन्होंने बताया कि कितनी कठिनाइयां और कितने बड़े चैलेंजेस आए थे। पहली बार जो खड़ा गया हमले में। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि इतने सालों बाद कई अहम चीजें अब जमाने के भी सामने आ रही है। इस पूरे मामले से नजदीक से जुड़े रहे थे राकेश मारिया, जिन्होंने अब अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से कसाब को एक हिंदू नाम दिया गया और इस पूरी वारदात को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की तैयारी और साजिश आईएसआई की। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तय किए गए तीनों मध्यस्थ आज मिल सकते हैं। इससे पहले कल संजय हेगड़े से दिल्ली पुलिस के अधिकारी मिले और उन्हें वहां हो रही दिक्कतों की जानकारी दी। माना जा रहा है कि आज शाम तक संजय हेगड़े शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी मध्यस्थों से बात करने को तैयार हैं। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन की वजह से वहां की सड़कें बंद हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से भी प्रदर्शनकारियों को हटाने के विकल्प पर चर्चा करने और उनसे बात करने के लिए कहा है। कोर्ट की तरफ से तय किए गए मध्यस्थ वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, वकील साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए मध्यस्थ संजय हेगड़े ने बातचीत से मसला सुलझ जाने की उम्मीद जताई। My colleague Sadhana Ramchandran and I accept the responsibility placed upon us by the Supreme Court. We will be meeting all parties with a view to assisting them to resolve their issues in a manner that respects and safeguards both the rights to protest and the requirements of orderly civic life. हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। जावेद मंसूरी हैं शाहीन बाग से, दीपक बिष्ट भी हैं शाहीन बाग से, इसके अलावा अमित पांडे हैं गृह मंत्रालय से। सबसे पहले हम चलते हैं दीपक बिष्ट के पास। दीपक, 3 वार्ताकार नियुक्त किए गए हैं, जिसमें संजय हेगड़े को हम सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है। जो शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, वो इन मध्यस्थों के नामों को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या आज बातचीत हो सकती है? देखिए, जिस तरह से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वार्ताकार कमेटी गठित की गई है, जिसके बाद इन तीनों वार्ताकार की आज मीटिंग होनी है, क्योंकि एक दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि तीनों वार्ताकार शाहीन बाग आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके आने का समय मुकर्रर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से शाहीन बाग के लोगों ने कल एक दिन पहले ये जरूर कहा था कि वो इन वार्ताकारों से बात करेंगे, क्योंकि जो रास्ता लगभग ये कहा जाए कि 2 महीने हो चुके हैं इस रास्ते को, और 13 नंबर ये रोड है और यहाँ पर हर कोई जो राहगीर जिनका रोजाना का ही रास्ता था वो बंद है। और उसके बाद अब वार्ताकारों की कमेटी गठित होने के बाद लोगों में जरूर ये एक आशा होगी कि शायद अब रास्ता खुल जाए, लेकिन जो शाहीन बाग का प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। और वहाँ के लोगों ने ये जरूर कहा है कि मध्यस्थता करने वाली जो कमेटी आएगी उनसे वो बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अब देखना यही होगा कि कब तक वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उन तीनों की आपस में बातचीत होनी है। इसको लेकर समाधान निकालने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर अब बातचीत पर ही निर्भर है कि कब तक के रास्ता खुल पाता है। जी चलिए हम चलते हैं जावेद के पास। जावेद, जहां पर विरोध हो रहा है आप मौजूद हैं, लोगों से बातचीत भी करिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि शाहीन बाग की जगह कोई और वैकल्पिक स्थान पर क्या ये प्रदर्शन हो सकता है, इसको लेकर के बातचीत होगी। लोगों से जरा उनकी राय जानिए। देखिए, बिल्कुल करीब 2 महीने से प्रोटेस्ट शाहीन बाग की इसी जगह पे चल रहा है जहां हम खड़े हैं, और शाहीन बाग की महिलाएं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं वो हमारे साथ हैं।
पहले रिएक्शन लेते हैं। दादी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो आपसे बातचीत करेगी। वो बातचीत ये करेगी कि आप ये जो प्रोटेस्ट है कहीं और कर लें, तो आप उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं? जी हैं? जी। एनआरसी और सीए, हाँ। एनपीआर, हाँ। इसे खत्म करो हाँ। और लिख के दो कोर्ट अच्छा। में, कोर्ट में लिख के दो और हम उठ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप कमेटी जो आएगी अभी वो आज आपस में मिल सकते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे? जी सर, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ। बिल्कुल बात करने के तो लिए तैयार वो हैं। कमेटी इसलिए बनाई गई है कि 2 महीने से रोड बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है, जो प्रोटेस्ट है कहीं और शिफ्ट कर ले। इस बात को के लिए आपको वो कमेटी राजी करेगी, क्या इस बात को मानेंगे आप? सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप उनकी बात सुने और वो एज ए मीडिएटर आ रहे हैं हमारे और भारत सरकार के बीच में बात करने के लिए। हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें थैंक्स कहता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कम से कम हमारे बारे में सोचा तो सही। इस तरह सरकार ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमें एक समझ लीजिए उम्मीद की किरण नजर आई है। उम्मीद की किरण नजर आई है, आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। मतलब ये कि इनकी कोई बात जो है अब सरकार तक पहुंचेगी। और भी महिलाएं हैं, आप बताइए कि जो कमेटी बनाई है, जो मध्यस्थ बनाए हैं, आप उनसे बात करेंगे और क्या बात होगी आपकी? जी बिल्कुल तैयार है, स्वागत है, आ जाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो सीए एनआरसी की ये वापस ले ले, बाकी अगर कहेंगे कि यहाँ से हट जाए नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे हम। अच्छा, लेकिन जो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में कल बातचीत हुई थी वो यही हुई थी कि लोगों को परेशानी इस जगह प्रोटेस्ट से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणियां आई थी वो ये थी कि आप प्रोटेस्ट करिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे लोग भी इसी तरह से अगर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी बताइए, हम भी तो इसी रोड के लोग हैं, हमें भी तो दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत हमें तो यहाँ पर ये कम से कम अच्छी बात है कि महिलाएं बात करने को तो तैयार हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कह रही है कि सीएए को सरकार को वापस लेना चाहिए। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से जो बातचीत होगी उस पर गृह मंत्रालय की भी नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के लोगों से बातचीत के लिए 3 मध्यस्थ नियुक्त किए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये मध्यस्थ जो भी कदम उठाएंगे उस पर गृह मंत्रालय की भी नजर रहेगी। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरफ से बातचीत के लिए नियुक्त लोगों की सूची अभी तक सरकार को नहीं मिली है। अमित पांडे हमारे सहयोगी मौजूद है गृह मंत्रालय से। अमित, जो ये बातचीत होगी, मध्यस्थ तो नियुक्त कर लिए गए हैं, लेकिन जो आधिकारिक नुमाइंदे हैं उनकी सूची अभी तक नहीं मिली है। कब तक सरकार को ये लिस्ट मिल जाएगी? देखिए, सरकार ने ये अब साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है और जो भी अदालत का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसी के मुताबिक सरकार कदम उठाएगी। और जहां तक नुमाइंदों की बात है इन प्रदर्शनकारियों के, तो ये एक सरकार, दिल्ली पुलिस लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उसके बाद उस आधिकारिक सूची का इंतजार है। आखिरकार किन किन लोगों को ऑथराइज किया है उन प्रदर्शनकारियों ने, ऐसे लोगों ने जिनसे बात की जा सके, तो जब वो उन सूची को भी सरकार अब अपने पास यहाँ पर रखना चाहती है। लेकिन अंतिम यहाँ पर जो पूरी की पूरी कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगी और जो भी अदालत यहाँ पर निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। और इससे पहले भी यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि जो वार्ता नियम के मुताबिक और जो कानून के मुताबिक जो भी वार्ता की जो चीज़ें हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन आधिकारिक लोगों से आधिकारिक प्रक्रिया के तहत एक अर्जी आए। बिल्कुल, हम चलते हैं जावेद के पास, जिनके पास लोग भी मौजूद हैं। जावेद, जो मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं वो ये देखेंगे कि प्रदर्शन का अधिकार और सामान्य नागरिक जीवन दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं। देखिए, लगातार यही बातचीत हो रही है कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और जो दूसरे लोग इससे जो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों को परेशानी हो रही है वो किस तरह से होगा। ये बताइए, आप बताइए, आप भी यहाँ पे कहाँ से आए प्रोटेस्ट में, और ये जो लगातार बैठे हैं कब उठेंगे? और अब तो मध्यस्थ भी बातचीत करने के लिए आए हैं, वो राजी करेंगे आपको कि यहाँ से हट जाए, तो मानेंगे उनकी बात? मैं पंजाब से आया हूँ अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए। ये पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं कि रोड से परेशानी है, ये रोड से किसी को अब कोई नहीं, हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और उसी के बाद मध्यस्थ तय किए गए। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है वो भी गलत डाली गई है, क्योंकि रोड से किसी को परेशानी नहीं है, ऊपर से रोड खुला है, ऊपर से रोड खुला है, इधर कोई किसी को जो व्हीकल है, कह रहे हैं कि दूसरी जो लेन है सड़क की वो खुली है। कल ये बात भी कोर्ट में कही गई थी। आप बताइए कि ये जो आप लगातार बैठे हैं, मध्यस्थ आएंगे, वो राजी करेंगे, तो आप लोग बात मानेंगे उनकी? सरकार से बिल्कुल है ना, सुप्रीम कोर्ट का है ना सम्मान कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी कानून वापस ले, हमें है ना
दोबारा से हम लोग चले जाएंगे। साफ तौर पर एक ही बात कहनी है कि जो जिस मुद्दे को लेकर ये बैठे हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर, जब तक उसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग नहीं हटेंगे, इनका यही कहना है। लेकिन ये बताइए कि अब जो मध्यस्थ आने वाले हैं बातचीत करने के लिए, आप उनसे बात करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि यहाँ से कहीं और आप चले जाएं, अपना धरना जारी रखें? आप ये बताइए, 2 महीने से बैठे हैं, अब जाके उनको ये पता लग रही है और यहाँ पहुँच रहे हैं, कहीं और भेज देंगे तो सालों साल बैठे रहे हम, क्या फर्क पड़ेगा उनको? कुछ पड़ेगा? और मान लिया सुप्रीम कोर्ट से तो हमें राहत की उम्मीद है, उससे राहत की उम्मीद है, वो निरपेक्षता से वो करे हमारे साथ। लेकिन हम यहाँ से हट जाएं और फिर दूसरी जगह चले जाएं, कब सुनेंगे वो हमारी? ये जरूर पेच अटक सकता है, ये अहम बात है, क्योंकि मध्यस्थ इस बात के लिए तय किए गए कि वो इन्हें राजी करेंगे कि यहाँ से हट जाएं, लेकिन इनका कहना है कि अगर यहाँ से हट गए तो फिर बैठे रहेंगे, क्या इनकी बात मानी जाएगी? तो यही यहाँ के लोगों का कहना है। जसप्रीत, बिल्कुल, और यही जो है पूरी कोशिश भी होगी, क्योंकि ये मध्यस्थ के एक्सपर्ट माने जाते हैं जिन 3 नामों को नियुक्त किया गया है, और इनकी कोशिश होगी कि प्रदर्शन को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां पर लोगों को दिक्कत ना हो, सड़क भी बंद ना हो। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब में 26/11 मुंबई हमलों से जुड़ा बड़ा पर्दाफाश किया है। राकेश मारिया के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद के तौर पर दिखाने की साजिश रची थी। इसके लिए आतंकी अजमल कसाब का एक फर्जी पहचान पत्र भी तैयार किया गया था, जिसमें कसाब को बेंगलुरु का एक हिंदू लड़का दिखाया गया था। फर्जी पहचान पत्र में कसाब का नाम समीर दिनेश चौधरी दिखाया गया था। तो ये बड़े खुलासे हुए हैं और ये चौंकाने वाले भी हैं। जो किताब में खुलासा हुआ है कि हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश थी 26/11 को, और अब ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की किताब में। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, बड़ा खुलासा इतने सालों बाद, और हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश, फर्जी पहचान पत्र भी मिला है, और क्या क्या दस्तावेज मिले हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसमें 10 आतंकवादी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते मुंबई में आए थे और काफी ज्यादा कहर ज्यादा मचवाया था। लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस एक आतंकी कसाब अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुई थी, जिसका इंट्रोगेशन खुद राकेश मारिया जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने उसका इंट्रोगेशन किया था। और अजमल आमिर कसाब ने बताया था कि किस तरीके से अगर वो मर भी जाते हैं इस हमले में, तो किस तरीके से हमले को हिंदुत्व आतंकवादी कहा जा सके। कसाब ने खुलासा किया था कि उन्हें बाकायदा हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तान में, फर्जी आई कार्ड बनाया गया था जिसमें हिंदू नाम रखा गया था सभी आतंकियों को, और साथ ही साथ हाथ में कलवा भी बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस जो खुलासा राकेश मारिया ने अपनी किताब में किया है कि उन्हें साफ तौर पर लग रहा था कि अगर ये हमला अगर इस हमले में कोई आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा जाता है तो उनकी वेशभूषा, उनकी आई कार्ड और जिस तरीके से उन्हें उनके गले में जो लाल रंग की धागा और मालाएं मिली थी, उसे साफ जाहिर हो कहने की ये हमला जो है हिंदू संगठन ने कराया है। लेकिन ये जब अजमल आमिर कसाब ने जिंदा पकड़ा आतंकी है, उन्होंने पूरा खुलासा राकेश मारिया के इंट्रोगेशन में किया। अब ये राकेश मारिया उन्होंने अपनी किताब लिखी है। अब राकेश मारिया फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है राकेश मारिया नोइंग, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, इस नाम की किताब उन्होंने लॉन्च की है। विवेक, तो ये पूरी साजिश थी और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है इसकी रणनीति का हिस्सा रहा है, और ये जो जानकारी मिली है ये खुफिया एजेंसियों की चिंता भी बढ़ाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश है भारत को दहलाने की। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने देखी ये आईएसआई का पूरा प्लान था और इसमें कई बड़े लोग शामिल थे और पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी के जो पूर्व अधिकारी हैं वो भी इस पूरे आतंकी हमले में शामिल थे। किस तरह से उनका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और उसमें साफ तौर पर जो जिंदा पकड़ा गया आतंकी अजमल आमिर कसाब था, उसने खुलासा किया था कि अगर सभी आतंकी मर जाते तो किस तरीके से ये दिखाया जाए कि जो आतंकी पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए, क्योंकि बाकायदा उन्हें इंस्टीट्यूट का आई कार्ड दिया गया था और सभी आतंकियों के हिंदू नाम रखे गए थे और सभी आतंकियों के हाथ में जो नारंगी रंग का जो करावा होता है वो भी बनाया गया था कि ताकि किसी को शक ना हो कि आतंकी पाकिस्तान से आए या फिर कहीं से। तो ये जो कई किसी बातें हैं जिसमें राकेश मारिया ने अपनी किताब में खुलासा किया है और 26/11 मामले के नहीं बल्कि कोई और जो हाई प्रोफाइल केसेस है उनके बारे में भी राकेश मारिया ने अपनी किताब में खुलासा किया है। बिल्कुल, तो चौंकाने वाले खुलासे ये इस किताब में किए गए हैं।
बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि उसमें बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने हादसे के बाद सड़क पर पलटी कार को काफी मशक्कत के बाद सीधा किया। घायल लोगों को कार से बाहर निकाला, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने कार के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कर लिया। तो हैदराबाद में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई और हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई। जो कार में लोग थे वो घायल हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए हैदराबाद की, जहां पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार की स्पीड काफी ज्यादा थी, बेकाबू हो गई कार, डिवाइडर से टकराती है और सीधे फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है। इस हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मची। कार के ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई, जबकि उसमें बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने हादसे के बाद सड़क पर पलटी कार को काफी मशक्कत के बाद सीधा किया। लखनऊ में बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले कांग्रेस के लोग धरने पर बैठ गए हैं और धरने पर बैठने के बाद क्या मांगे हैं आज आप लोगों की? हमारे मांगे हैं आज जो बजट सरकार ने पिछली बार दिया था वो अब तक खर्च नहीं हुआ है, वो कम से कम उस बजट को खर्च करने के बाद बजट सेशन में अपनी बात अच्छा बजट रखना चाहिए, ये बात है। और जो सरकार दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज हैं। बजट भी पेश होगा और उससे पहले आप लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे हम तो पिछला बजट के लिए, पिछला बजट लेकर और खर्च नहीं अब तक भी हुआ, उसके लिए हम आए। इसमें 2 बार देखा आपने जो लोग हैं यहाँ बजट को लेकर धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं वो धरने बैठ गए। इनकी जो पोस्टर लेकर बैठे हैं, दलित पिछड़ी विरोधी भाजपा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बंद करो, बंद करो, इन सब मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कोशिश हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब है। क्या मांगे हैं? आज बजट भी है और आप लोग धरने पर भी हैं। बजट को लेकर के ही हम धरने पे हैं, क्योंकि बजट जो सामान्य बजट पिछले वर्ष पास हुआ था, उसके बाद इस वर्ष के लिए पिछले वर्ष पास हुआ था और फिर चालू वित्तीय वर्ष में 2 बार सप्लीमेंट्री बिल लेकर के आई, बजट के लिए सप्लीमेंट्री बजट लेके आई। अभी भी 40% से ज़्यादा अधिकांश विभागों का खर्च नहीं कर पाई। जब आप 11 महीने में 40% नहीं खर्च कर पाए तो फिर आपको सामान्य बजट लाने की आवश्यकता क्या है? बिहार के लखीसराय में कन्हैया कुमार की एक रैली में उनके मंच की तरफ एक आदमी ने चप्पल फेंक दी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने चप्पल फेंकने वाले आदमी को पकड़ लिया, उस पर थप्पड़ों और घूसों की बौछार कर दी, जबकि कुछ लोगों ने डंडों से उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उस आदमी को वहां तैनात पुलिस वालों ने बचाने की पूरी कोशिश की, इसके बावजूद लोगों ने उसको पीटना नहीं छोड़ा। इस बीच वहां पुलिस के कई और जवान भी पहुंच गए, जिन्होंने उस आदमी को लोगों के चुंगल से छुड़ाया, फिर उसे अपने साथ ले गए। कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनगण मन यात्रा निकाल रहे हैं। तो कन्हैया की सभा में चप्पल फेंकी गई। आप देखिए, एक रैली को संबोधित कर रहे थे वहां पर कन्हैया, और इस बीच एक शख्स ने चप्पल फेंक दी। इसके बाद कन्हैया के समर्थकों ने आदमी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। आप देखिए, पुलिस ने हालांकि लोगों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग उसको पीटते रहे। इसके बाद पुलिस चप्पल फेंकने वाले शख्स को अपने साथ लेकर गई। यूपी के अमेठी में एंधी गांव के पास बने टोल प्लाजा के कर्मचारियों से कुछ लोगों ने मारपीट की। बताया गया कि टोल की रकम पर कुछ लोगों का वहां के कर्मचारियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद कुछ लोग टोल प्लाजा पर बने मैनेजर के कमरे में घुस आए और वहां मौजूद कर्मचारियों पर टूट पड़े। मारपीट करने वालों में शामिल एक आदमी नीली शर्ट पहना हुआ था, जिसने वहां आते ही एक कर्मचारी को डंडे से जमकर पीटा। यही नहीं, कुछ देर बाद उस आदमी ने एक और टोल कर्मचारी को पकड़ लिया, उसकी भी डंडे से पिटाई की, जबकि एक आदमी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर दे मारा। टोल प्लाजा पर हुई मारपीट में कई कर्मचारी घायल हो गए, जिन्होंने हमला करने वाले लोगों पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। सबको जानकारी है इस चीज की, लेकिन अनावश्यक रूप से कल रात से ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा था और सवेरे जो है तैयार होकर लाठी डंडों के साथ आके और हम लोगों के ऊपर हमला किया गया। फास्टैग के कारण रिटर्न पर्ची बंद है
तो इन लोग समझ जाएंगे जब हमें रिटर्न का प्रॉफिट तभी मिलेगा जब हम फास्टैग लगवाएंगे तब। तो उस बात को समझ नहीं, उसके बाद लड़कों से हाथापाई शुरू कर दिया, गाली गलौज करना, फिर उसके बाद अंदर आके कंट्रोल रूम में लड़कों की पिटाई की। संबंध में टोल कर्मियों को बुला करके उनसे एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है और उस पर FIR पंजीकृत की जा रही है। जो चोटिल हैं उनके इलाज कराया जा रहा है और इसमें सभी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के टेक्सास में एक बहुमंजिला इमारत को धमाके के जरिए ढहाने की कोशिश नाकाम हो गई। बताया गया कि वहां तैयार हो रहे एक नए प्रोजेक्ट के लिए इस इमारत को गिराया जाना था, जिसके लिए 11 मंजिला इमारत को विस्फोटकों का इस्तेमाल कर ढहाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। इमारत का एक हिस्सा धमाकों के बावजूद नहीं गिरा। इससे पहले इमारत को ढहाने के लिए उसके अलग अलग हिस्सों में विस्फोटक लगाए गए। पूरी तैयारी के बाद धमाकों के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ। इसके बाद विस्फोटकों में धमाके होते ही इमारत नीचे गिरने लगी। देखते ही देखते पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया, लेकिन जैसा सोचा गया था कि इमारत पूरी गिर जाएगी वैसा नहीं हुआ। जोरदार धमाकों के बाद भी इमारत के बीच का एक हिस्सा थोड़ा नीचे गिरकर जमीन पर टिक गया। तो टेक्सास में इमारत ढहाने की कोशिश नाकाम हो गई। इमारत का एक हिस्सा नीचे नहीं गिरा। धमाके के जरिए इस इमारत को गिराया जाना था, लेकिन एक हिस्सा बच गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 हाउस बोट जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि उनमें रहने वाले लोग वक्त रहते वहां से निकल गए। हाउस बोट जलने से उसमें रहने वाली महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। अब इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो आग लगने से हाउस बोट जली और इसके बाद वहां पर जो महिलाएं इन हाउस बोट में रहती थी, जो परिवार रहते थे, उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। हाउस बोट को काफी नुकसान पहुंचा, पूरी तरीके से जल गई। ये आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है। ये पूरी सब कुछ इनका ख़त्म हो चुका है। ये बहुत पुअर फैमिली है, तो हम चाहते हैं कि इनको पूरी तौर इनको मदद की जाए। ब्रिटेन में कियारा तूफान के बाद आए डेनिस नाम के तूफान ने भी जमकर कहर बरपाया। इंग्लैंड और वेल्स में तो पिछले 48 घंटों में 1 महीने जितनी बारिश दर्ज की गई। दक्षिणी वेल्स में जो इलाका इंग्लैंड से लगता है, वहां बाढ़ से हालात काफी खराब हो गए। कई रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। पिछले 14 साल में दक्षिणी वेल्स में सबसे ज्यादा बारिश हुई। सैकड़ों मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। कई गाड़ियां पानी में डूब गई। नदियों ने भी खतरनाक रूप ले लिया। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में ना घुसे, इसके लिए किनारों पर मिट्टी की बोरियां रख दी गई। दक्षिणी वेल्स की तरह इंग्लैंड के उत्तरी हिस्सों में भी डेनिस नाम के इस तूफान का असर दिखाई दिया। बाढ़ और तूफान की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। एक मकान की तो दीवार गिर गई, जबकि हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय एक यात्री विमान हवा में डगमगाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। तो कियारा के बाद अब डेनिस तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है और अब तक बताया गया कि इस तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने दुबई जा रहे एक शख्स से 42,35,000 रुपए की कीमत की विदेशी करेंसी बरामद की। दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद अर्शी नाम के एक शख्स ने कपड़े के छोटे बैग और परफ्यूम की स्प्रे बोतल के अंदर 1,97,500 सऊदी रियाल और 2,000 कुवैती दिनार छुपाकर रखे थे, लेकिन एक्सरे मशीन से चेकिंग के समय विदेशी करेंसी पकड़ी गई। सीआईएसएफ को परफ्यूम के केन काटकर उसके अंदर से नोटों के बंडल निकालने पड़े। आरोपी को कस्टम विभाग को सौंपा गया है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। पटना में जेडीयू के पोस्टर वॉर के जवाब में आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में आरजेडी ने जेडीयू की नीतीश सरकार पर पिछले 15 साल में 55 घोटालों का आरोप लगाया है। पोस्टर में नीतीश सरकार पर सृजन घोटाले से लेकर पौधारोपण तक के घोटाले करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार से इन घोटालों पर जवाब भी मांगा गया है। तो बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर छिड़ गया है और बकायदा आरजेडी की तरफ से ये घोटालों की लिस्ट भी जारी की गई है। नीतीश सरकार पर 55 घोटालों का आरोप लगाया गया है और बिहार में चुनाव नजदीक है। इससे पहले जो आरजेडी की यात्रा निकलने वाली है उस पर भी जेडीयू ने निशाना साधा है और अब घोटालों की लिस्ट सामने आई है। पंजाब के लुधियाना में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियारों से लैस 4 लोगों पर लूट का आरोप लगा, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी की ओर से 13 करोड़ के सोने की लूट का दावा किया गया। लूट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया,
वीडियो में 4 लोग अपने मुंह को ढककर फाइनेंस कंपनी के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। फिर थोड़ी देर बाद चारों लुटेरे अपने हाथों में बैग लेकर बाहर की ओर भागते नजर आए। इसके बाद वो सभी पास खड़ी एक कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक आरोपियों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में गोल चक्कर से टकराने के बाद एक तेज रफ्तार BMW कार हवा में कई फीट ऊपर उछल गई। बताया गया कि कार चला रही महिला शराब के नशे में थी और वो गाड़ी पर काबू नहीं रख पाई, जिसके बाद उसकी कार वहां बने गोल चक्कर से टकरा गई और इससे पहले तेज रफ्तार BMW गोल चक्कर की तरफ आती दिखी, जो कि वहां रखे एक बड़े से पत्थर से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो हवा में उछलते हुए कई फीट दूर जा गिरी। जिस पत्थर से कार टकराई थी वो भी उछलकर एक दूसरी कार पर जा गिरा। टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोग भागते हुए वहां पहुंचे, पुलिस को हादसे की जानकारी दी। इस हादसे में BMW के परखच्चे उड़ गए, वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि BMW की एयरबैग खुलने की वजह से उसमें सवार महिला को कोई चोट नहीं आई। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर हुई। बताया गया कि महिला गाड़ी चला रही थी, आप देखिए, और रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से महिला कार पर काबू नहीं रख पाई और कार कई फीट आगे जाकर गिरी। ये जो गोल चक्कर था, इसमें एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उससे कार टकराती है। उसके बाद ये कार आगे गिर जाती है। हालांकि गाड़ी की एयरबैग खुलने की वजह से महिला की जान बच गई। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नक्सलियों ने सड़क बनाने के काम में लगाई गई 7 गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस अफसरों ने बताया कि वारदात बंदरचुआ कैंप से करीब 5 किलोमीटर दूर हुई, जहां सड़क बनाए जाने का काम चल रहा था। लेकिन नक्सलियों ने मौका देखते ही मजदूरों से मारपीट कर वहां मौजूद गाड़ियों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया। आग में इन सभी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड की मदद से उस इलाके के हर हिस्से की तलाशी में जुट गई। थी 7 गाड़ियां, उनको नक्सलियों के द्वारा आग लगा दिया गया और जो ड्राइवर थे और उनके मुंशी वगैरह थे, उनको धमकी दी गई कि प्रोटेक्शन में काम ना करें वो लोग। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। खासतौर पर कुछ सेना की पोस्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, इस वक्त क्या ताजा हालात बने हुए हैं जिस इलाके में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर फिर तोड़ा जा रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार पुंछ में LOC पर सीज फायर का वायलेशन जारी था और आज भी पाकिस्तान की तरफ से लगभग, अगर हम बात करें तो 10 बजे के करीब पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का वायलेशन किया है। पुंछ का शाहपुर और किरनी सेक्टर हैं, जिन 2 इलाकों में लगातार हैवी शेलिंग और हैवी मशीन गन फायर किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना की चौकियों को टारगेट करके फायरिंग की जा रही है, जबकि भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार पिछले, अगर हम बात करें तो 1 घंटे से कंटिन्यू चल रही है। अभी किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये लगातार हम बात करें तो 15 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन जारी है। तो लगातार 15 दिन से इसी तरह रुक रुक कर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के समय लोगों की सुरक्षा बल से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी पिछले कई महीनों से बेहतर सुविधाओं के साथ नौकरियां देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिनकी अनदेखी के बाद सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और पोस्टर जलाकर सरकार का विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मची। सुरक्षा बल की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सुरक्षा बल के साथ हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें ऑटो के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लंदन में पिछले 2 दिन से प्रदर्शन जारी है। ये लोग लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में प्रदर्शन कर रहे ये लोग पाकिस्तानी हिंदू लड़की महक के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू लड़की महक कुमारी को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था, फिर मुस्लिम लड़के से उसकी शादी करवा दी गई थी। तो पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, जो वहां पर पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी को लेकर के ये लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए उनके हाथों में भारत का झंडा भी है। तो हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लंदन में पिछले 2 दिन से प्रदर्शन जारी है। बढ़ते हैं आगे। पंजाब के पठानकोट में लापता होने के पोस्टर लगाने पर बीजेपी सांसद सनी देओल भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने पठानकोट की रैली में मारपीट की बात कही, जिस पर कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल ने भी पलटवार किया। तुसीं सारे जानते हो कि जब किदा कुटापा करना तो मेरे तो बड़ा कोई और बंदा है जब चकना होंगे चक देंगे। मैं गल कहना चाहना ਜਿਹੜੇ बीजेपी वाले लोकी है उन्होंने कहो भी इन्हों थोड़ी जी क्लास लगाए, एक राजनीतिक क्लास लगती है, उन्होंने वो क्लास लाए, फिर देश के प्रति सूबे के प्रति अपने पार्लीमेंट हल्के के प्रति उन्होंने पता होना चाहिए भी कितने काम किहड़े करने वाले कितने नहीं करने वाले। यूपी के कानपुर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि दिल्ली से बिहार की ओर जा रही एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर की दूसरी ओर चली गई और इसकी सामने से आ रही एक एसयूवी से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी के परखच्चे उड़ गए। बस के ड्राइवर और एसयूवी में बैठे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में बस में बैठे कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डेड बॉडियाँ लाई गई हैं, उसमें से 5 फार्नूचर में थे और 1 वॉल्वो बस में थे, जो बिहार की बस बताई जा रही थी और 1 यहाँ घायल लाया गया। एक बस जो आ रही थी वो आगरा से आ रही थी, बस जो बस थी वो डिवाइडर तोड़ के उसमें नीचे गिरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार रेस में हिस्सा लिया। डेटोना 500 नाम की रेस वहां की बड़ी रेसिंग प्रतियोगिताओं में है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने काफिले के साथ पहुंचे। ट्रंप को इस रेस का ग्रैंड मार्शल बनाया गया था, जिन्होंने इस रेस को हरी झंडी दिखाई। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी लिमोजीन कार के साथ रेसिंग ट्रैक का एक चक्कर भी लगाया। इस बीच उनके दूसरी रेसिंग कारें उनके काफिले के पीछे चलती नजर आईं। ट्रंप इस रेस में पहुंचने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। यूपी की योगी सरकार अब से कुछ देर बाद अपना चौथा बजट पेश करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट की अटैची लेकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। बताया गया कि इस बार के बजट में योगी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। बजट में महिलाओं की सुरक्षा और बड़े शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए खासतौर पर फंड भी जारी किए जाने की उम्मीद है। इसके लिए 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखे जाने का अनुमान है। बजट में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर योजनाओं की घोषणा हो सकती है। योगी सरकार आज अपना कैबिनेट में बजट पास करके अब विधानसभा पहुंच गई है और यहां पर बजट पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ सुरेश खन्ना बजट की अटैची लेकर वो बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में जो बजट की अटैची है वो आ गई है और अटैची देख सकते हैं आप, बजट की अटैची। ये वित्त मंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बजट का जो पिटारा है वो उनके हाथ में पहुंच गया और खुद सीएम योगी, इसके साथ ही जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो बजट की अटैची को दिखा रहे हैं और योगी सरकार का ये चौथा बजट होगा और अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 लाख करोड़ से बहुत सारी ऐसी जो सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश की वो इसमें शामिल होंगी। हालांकि विपक्ष ने इसको बहुत सारे आरोप लगाए और आपने देखा कि बजट की जो अटैची है वो प्रस्तुत करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है वित्त मंत्री के साथ और अब विधानसभा के अंदर चले गए हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे का जो निर्धारित समय है बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। वहां भाषण देते वक्त उनसे मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में उन्होंने ये उपलब्धियां गिनवाई। The first thing that he did was to look at the Gandhian legacy, which was not yet completed, of open defecation-free villages. Right? So India is a very proud country where unfortunately a lot of people's mothers, sisters, daughters had to defecate openly in the fields, right? And it's a horrible indignity for the last man of India. And so they built 1 crore toilets, which gave people a sense of self-pride and honor and a life that normal human beings should have.
हांगकांग में टॉयलेट पेपर चुराने वाले हथियारबंद गिरोह को पकड़ा गया है। वहां कोरोना वायरस की वजह से टॉयलेट पेपर की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से टॉयलेट पेपर की चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने ऐसे ही मामले का पर्दाफाश करते हुए बड़ी तादाद में लूटे गए टॉयलेट पेपर बरामद किए। पुलिस ने बताया कि एक हथियारबंद गिरोह ने वहां के एक स्टोर से ये टॉयलेट पेपर चुरा लिए थे। कोरोना वायरस की वजह से हांगकांग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टॉयलेट पेपर जैसी जरूरी चीजों के लिए भी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने के बाद अब एनपीआर भी राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने साफ किया कि केंद्र की अधिसूचना पर फैले भ्रम के बीच एनपीआर लागू नहीं करने का फैसला लिया है। केरल के बाद एनपीआर लागू नहीं करने का ऐलान करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन से बनी महाअघाड़ी सरकार ने 1 मई से एनपीआर की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। एनपीआर अधिसूचित किया गया है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली 2003 के नियम 3 के तहत किया गया है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि मध्य प्रदेश में अभी एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब की बठिंडा में क्रिकेट मैच के समय कांग्रेस नेता तरणपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्रिकेट मैच के समय फायरिंग की गई, जिसका आरोप उनके ही चचेरे भाई पर लगा। मामला आपसी रंजिश का बताया गया। कांग्रेस नेता की ओर से गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया था, जिसके आखिरी दिन उनकी ही हत्या कर दी गई। यूपी के गाजियाबाद में कैफियत एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटने पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन की 2 बोगियों की कपलिंग खुलने की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन ट्रेन के अलग होने के कुछ देर में अधिकारी वहां पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन की बोगियों को जोड़ा गया, जिसके बाद गाजियाबाद स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। तो ये जो 2 बोगियां थी वो अलग हो गई। हालांकि बताया गया कि जो ट्रेन को जोड़ने के लिए कपलिंग होती है वो टूट गई थी। तो गाजियाबाद स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। कुछ देर बाद यात्रियों को फिर से ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन को वहां से रवाना भी किया गया। ब्रिटेन में कियारा तूफान के बाद आए डेनिस नाम के तूफान ने भी जमकर कहर बरपाया। इंग्लैंड और वेल्स में तो पिछले 48 घंटों में 1 महीने जितनी बारिश दर्ज की गई। दक्षिणी वेल्स में जो इलाका इंग्लैंड से लगता है, वहां बाढ़ से हालात काफी खराब है। रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। पिछले 14 साल में दक्षिणी वेल्स में सबसे ज्यादा बारिश हुई। सैकड़ों मकान बाढ़ की चपेट में आ गए। कई गाड़ियां पानी में डूब गई। नदियों ने भी खतरनाक रूप ले लिया। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में ना घुसे, इसके लिए किनारों पर मिट्टी की बोरियां रख दी गई। दक्षिणी वेल्स की तरह इंग्लैंड के उत्तरी हिस्सों में भी डेनिस नाम के इस तूफान का असर दिखाई दिया। बाढ़ और तूफान की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। एक मकान की तो दीवार गिर गई, जबकि हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय एक यात्री विमान हवा में डगमगाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। तो कियारा के बाद अब डेनिस तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। वेल्स और इंग्लैंड पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तूफान की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और बाढ़ कई इलाकों में है, जिससे लोगों के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर एक विमान भी डगमगाने लगा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पहले कायरा तूफान ने कहर बरपाया हुआ था और अब डेनिस नाम के इस तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पंजाब के लुधियाना में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियारों से लैस 4 लोगों पर लूट का आरोप लगा, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी की ओर से 13 करोड़ के सोने की लूट का दावा किया गया। लूट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में 4 लोग अपने मुंह को ढककर फाइनेंस कंपनी के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। फिर थोड़ी देर बाद चारों लुटेरे अपने हाथों में बैग लेकर बाहर की ओर भागते नजर आए। इसके बाद वो सभी पास खड़ी एक कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। हालांकि अभी तक आरोपियों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।